विशाखनगर नाम के एक गांव में सरला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। वह हर दिन दूसरों के घर में काम करके अपने दो बेटियों को पाल रही थी। बेटा आरती, अरे वो स्वाति, आओ दोनों खाना खा लो। ये क्या माँ, आप हमें हर दिन ये चावल ही क्यों खिलाती हो? और कुछ दिन चावल खा लो बेटा। मैं और घरों में काम करके आप दोनों को अच्छा खाना खिलाऊंगी। माँ, हम रोज चावल खा लेंगे। आप भी थोड़ा आराम करो। अब आपकी भी उम्र होती जा रही है। आप ऐसे ही काम करती रहोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे स्वाति, चुप करो। अगर माँ काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्या हम रोज ये चावल ही खाते रहेंगे? नहीं दीदी, लेकिन माँ की भी अब उम्र होती जा रही है ना। अरे स्वाति, तुम चुप रहो। माँ, अब मुझसे ये रोज रोज चावल नहीं खाया जाता। अब आप और घरों में काम कर लो और मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। आरती सरला की बड़ी बेटी थी और स्वाति छोटी बेटी। आरती बहुत ही घमंडी और स्वार्थी थी और दूसरी तरफ स्वाति बहुत ही नेक दिल की और दयालु थी। अरे बेटा, मैं काम पर जाकर आती हूँ। हाँ ठीक है माँ, आते वक्त मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आना। हाँ बेटा, मैं कोशिश करूँगी। माँ, आप अपना ख्याल रखना। दीदी, खाना तैयार है। चलो खाना खा लेते हैं। अरे वो स्वाति, वो चावल तुम ही खाना। मैंने आज माँ को कुछ लाने के लिए कहा है। मैं माँ के आ जाने के बाद ही खाना खा लूंगी। उतने में सरला काम से लौटकर घर आ जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बताओ ना, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अरे आरती बेटा, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया? क्यों लेकिन? ये क्या माँ, मैंने सुबह ही आपको कहा था ना कि मुझसे वो दाल चावल खाया नहीं जाता। आप मेरे लिए कुछ बाहर से लेती आना, कहा था ना माँ। अरे बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। आज तुम एक दाल चावल खा लो। मैं कल जरूर तुम्हारे लिए कुछ अलग लेकर आती हूँ। मुझे नहीं खाना वो दाल चावल, आप ही खा लेना। हे भगवान, मैं एक कैसी माँ हूँ। मुझसे तो अपने बच्चों की पेट भी नहीं भरा जा रहा। ऐसे मत कहो माँ। आप हमारे लिए इतने उम्र होने के बावजूद भी काम कर रही है। आप एक बहुत अच्छी माँ हो। चलो, ये सब बातें छोड़ो। चलो पहले खाना खा लो। मुझे भी भूख नहीं है बेटी, मैं भी सो जाती हूँ। माँ, थोड़ा खाना खा के सो जाइए ना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप सुबह से हमारे लिए काम करके आई हो और कल सुबह भी काम पर जाना है। माँ, मेरी बात मानो, बस थोड़ा खाना खा लो। अरे नहीं बेटा, मेरा खाने का मन नहीं है। इतना कहकर सरला भी भूखे पेट सो जाती है। हे भगवान, मुझसे माँ की ये हालत देखी नहीं जा रही। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ, मैं काम पर जाकर आती हूँ। ठीक है बेटी, जरा आते वक्त मेरी दवाइयाँ लेते आना।
अरे माँ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि मैं आपके लिए दवाइयाँ खरीद सकूं। इस काम से तो बस मेरी खर्च चल रही है और कुछ नहीं। चलो, मैं अब निकलती हूँ। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरी बेटी को काम पर जाना पड़ रहा है। अब मैं उनके लिए बोझ बनती जा रही हूँ। बेचारी वो अकेली क्या कर सकती है। चलो, बिना दवाई लिए कितने दिन चलता है चलाऊंगी, लेकिन अब आरती से कुछ नहीं कहूंगी। अगर मैं भी दीदी के जैसे काम पर जाऊंगी तो माँ की देखभाल कौन करेगा? लेकिन बिना कमाए ऐसे घर पर बैठने से भी अब नहीं चलेगा। मुझे माँ की देखभाल भी करनी है और माँ की दवाइयों के लिए पैसे भी कमाने हैं। ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? सोचते सोचते स्वाति की नजर घर के कोने में पड़े अपनी दादी की सिलाई मशीन पर पड़ती है। अरे हाँ, दादी की ये सिलाई मशीन है ना मेरी मदद करने के लिए। मैं आज से सिलाई का काम शुरू करूँगी। स्वाति घर पर अपनी माँ की देखभाल करने के साथ साथ सिलाई का काम करने लगती है। माँ, ये ले लो आपकी दवाई। मुझे माफ कर देना बेटी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। काम करके तुम्हारी देखभाल करने की उम्र में मैं ये बिस्तर पर पड़ी रह रही हूँ। अरे माँ, तुम ऐसे मत बोलो। हमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है आपकी सेवा करने में। उतने में आरती काम से घर आ जाती है। स्वाति, मेरे लिए जरा पानी लेकर आना। अरे आरती बेटा, स्वाति कुछ काम कर रही होगी। तुम खुद जाकर जरा मेरे लिए भी पानी लेकर आना। ये क्या माँ, मैं अभी तो काम से घर लौट कर आई हूँ और तुम मुझे पानी लाने कह रही हो। मुझसे ये सब नहीं होता। तुम स्वाति से मांग लेना। चलो, मैं सोने जाती हूँ। हाँ हाँ, बस कुछ बोलो तो तुमसे यही उत्तर मिलता है, मुझसे नहीं होगा। बेचारी स्वाति तुमसे छोटी होने के बावजूद भी घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने सर पर लिया है। साथ साथ मेरी देखभाल भी वही कर रही है। अरे माँ, मैं क्या करूँ? मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं घर के लिए कुछ ला सकूं। हाँ हाँ, अंदर से मेरे लिए एक गिलास पानी नहीं लाई जाती तुमसे, और घर के लिए राशन कहाँ से लाओगी? चल, अब स्वाति ने खाना बनाया है, खा कर जाओ। मैं बाहर से खाकर आई हूँ, आप दोनों खा लेना। तुम्हारी तनख्वाह घर के लिए राशन खरीदने उतना नहीं है, लेकिन हर दिन बाहर खाने जितना तो है। ये अच्छा है। माँ, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं आपसे कल बात करूँगी। इतना कहकर आरती सोने के लिए चली जाती है। अरे माँ, चलो खाना खा लो। आपको दवाई भी तो लेनी है। हाँ बेटी, चलो खाना खा के सो जाते हैं। तुम भी बहुत थक गई होगी, सुबह से काम कर रही हो। मेरी वजह से मेरी बेटियों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मेरे ऊपर इनकी शादी की जिम्मेदारी भी तो है। कल ही इन दोनों की शादी की बात पंडित जी से करूंगी। सरला,
स्वाति और आरती से उनकी शादी के बारे में बात करती है। हाँ माँ, ये ठीक सोचा आपने। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। अगर मैं शादी करके चली गई तो आपकी देखभाल कैसे होगी? आप तो अकेली पड़ जाओगी। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे स्वाति बेटा, मैं अपनी ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं तुम दोनों की शादी के बारे में पंडित जी से बात करूंगी। आरती और स्वाति के शादी की प्रस्ताव उदयपुर गांव के एक व्यापारी के घर तक पहुंचता है। विवेक, विशाल, जरा दोनों इधर आओ। जी पिताजी, कहिए क्या बात है? मैंने तुम दोनों के लिए इन लड़कियों को चुना है। ये है आरती। विवेक, इसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और विशाल, ये है स्वाति, जो तुम्हारे लिए चुनी गई है। विशाल स्वाति के बदले आरती से शादी करने की राय अपने पिताजी के सामने रखता है। लेकिन बेटा, आरती स्वाति से बड़ी है, इसलिए मैंने उसे विवेक के लिए चुना था। वो सब तो ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे आरती पसंद है। स्वाति का विवाह आप बाई से करवा देना। पिताजी, मुझे स्वाति से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। विवेक और विशाल के साथ स्वाति और आरती की शादी हो जाती है। सरला बहन, ये लीजिए, इन गहनों को मेरी बहुओं को पहना दीजिए। ये गहने उनकी सासू माँ की है। जी भैया, अभी देकर आती हूँ। सरला उन गहनों को आरती और स्वाति को पहना देती है। माँ, मुझे सिर्फ एक एक छोटा हार और स्वाति को दो दो हार, ऐसे क्यों? अरे आरती, वो उनकी बड़ी बहू है, इसलिए उसे एक हार ज्यादा दिया है। चलो, अब वे जाने के लिए तुम दोनों की राह देख रहे हैं। चलो जल्दी से। माँ, आप अपना ख्याल रखना माँ। मेरी चिंता मत करो बेटी, तुम दोनों वहाँ अच्छे से रहना। सरला बहन, अब हम चलते हैं। आप अपनी बेटियों की चिंता मत करना। ये दोनों हमारे घर में बहुत खुशी से रहेंगे। आरती और स्वाति उनके घर से विदा होकर अपने ससुराल आ जाते हैं। बड़ी बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियों को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये ले लो अलमारी की चाबी। और छोटी बहू, तुम अपनी बहन की मदद करना। ससुर जी, हम दोनों आपके दिए हुए जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी, क्योंकि मुझे पता है तुम कैसे अपने मायके में घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर संभालती थी। उसके साथ साथ अपनी माँ की देखभाल भी किस प्रकार करती थी। ठीक वैसे ही तुम इस घर को भी संभालोगी, ये मुझे पता है। चलो, अब खाना खाने चलते हैं। अरे वाह,
कितना स्वादिष्ट खाना बना है आज। स्वाति, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर आज तो मन संतृप्त हो गया। पिताजी, आज के बाद हमें रोज ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाने के लिए मिलेगा। भाभी, सच में आपके हाथ का खाना तो लाजवाब। धन्यवाद। अरे, इस स्वाति का तो नसीब चमकने लगा। इस घर की बड़ी बहू क्या बन गई। सोने के हार, घर की जिम्मेदारियां, सब लोगों से वाहवाही, और मुझे कुछ भी नहीं। अरे आरती, क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है क्या? माँ की याद तो आएगी ही ना। इस घर में पहले दिन ही दोनों बहुओं में भेदभाव किया जा रहा है। क्या भेदभाव? आरती, ये तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? पहले उसे मुझसे ज्यादा गहने मिले, घर की सारी जिम्मेदारियों को उसे ही दी गई, और अब खाना खाने के बाद सिर्फ उसी की ही वाहवाही। बताओ, ये मेरी सोच गलत कैसे हुई? अरे, सिर्फ इतनी सी बात। भाभी इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए उन्हें सारी जिम्मेदारियों को दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं, तुम भी उनकी मदद करो। मैं उससे बड़ी हूँ, मैं क्यों उसकी कहना मानकर चलूं? ठीक है, तुम्हें जैसा पसंद है वैसा रहना। कुछ दिनों के बाद। अजी सुनिए, मुझे नए गहने दिलाओ। ये सारी तो अब पुराने हो गए। आरती, अब मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें और कभी तो गहने दिलाता हूँ। हाँ हाँ, हमेशा अपने भाई का सेवक जो बने रहते हो, इसलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते। लेकिन सीखो जरा अपने भाई से, वो कैसे अपनी पत्नी को नई नई साड़ी और गहने दिलाते हैं। और वो स्वाति मुझसे छोटी होने के बावजूद भी मेरे सामने घर की मालकिन बने घूमती रहती है। घर में मैं उसकी नौकरानी और बाहर तुम अपने भाई की नौकर। एक दिन देखना, सारी जायदाद तुम्हारे भाई का होगा और हम हमेशा के लिए उनकी नौकर बने रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आरती। इतना कहकर विशाल अपने कमरे से बाहर तो आ जाता है, लेकिन आरती की यह सारी बातें उसके मन में घर किए जा रहे थे। पिताजी, ये लीजिए आज के व्यापार के पैसे। अरे बेटा, ये पैसे अब तुम ही संभाल के रखो। अब मेरी उम्र होती जा रही है और मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम और बड़ी बहू के ऊपर है। देखा, मैंने कहा था ना, सारी जायदाद भी अब तुम्हारे पिताजी उनके नाम ही करेंगे। जरा रुको बेटा, ये रही सारे जायदाद के कागजात। इन्हें तुम अब संभाल के रखना। पिताजी, ये क्या? आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। विशाल बेटा, क्या हुआ? ये तुम क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या पिताजी, हमेशा से आप भैया भाभी और हम में बहुत भेदभाव कर रहे हो। भाभी को आरती से ज्यादा गहने और घर की जिम्मेदारी भाई के पास। मुझे, मेरी पत्नी को इस घर की नौकर बनाकर रख दिया है आपने। इतना ही काफी नहीं था कि ये सारा जायदाद भी सिर्फ उनको ही। ये कहाँ का न्याय पिताजी? विशाल, ये तुम पिताजी से कैसे बात कर रहे हो?
वो भी उनकी बीमारी के समय में। भैया, आपको तो सब मिल ही रहा है ना, तो आप तो मुझे बोलेंगे ही चुप रहने को। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक घर, धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सब विशाल को देना चाहता हूँ। अरे, कागजात उसके हाथ में दिया, इसका मतलब ये थोड़ी होता है विशाल। मैंने पूरी जायदाद को बराबर 2 हिस्सों में बांटा है और बेचारा विवेक अपना हिस्सा भी तुझे ही देने का निर्णय किया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी? इतने दिन मैं नौकर बन करता, अब भैया को भी पता चलने दो कि वो एहसास कैसे रहता है। विशाल, तुम सब रोक लो। मैं अब इस घर को भी छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, मैं चलता हूँ। विशाल अब सब संभालेगा। अरे बेटा, लेकिन तुम घर क्यों छोड़कर जा रहे हो? यहीं रहना बेटा। नहीं पिताजी, यहाँ रहने से घर की स्थिति और खराब हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं चलता हूँ पिताजी। विवेक और स्वाति घर छोड़कर उनकी माँ के यहाँ आ जाते हैं। स्वाति फिर से सिलाई का काम शुरू कर देती है और विवेक खेत में काम करने लगता है। वे दोनों सरला के घर में बहुत ही खुशी से रहने लगे और दूसरी तरफ विवेक के जाने से यहाँ का व्यापार हाथ से जाने लगा। विशाल ठीक से व्यापार नहीं करने की वजह से उनकी हालात खराब होती जा रही थी। विशाल बेटा, ये क्या हो रहा है? व्यापार में इतना नुकसान क्यों? ऐसे ही होता रहा तो बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी। जी पिताजी। जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। इधर मैं व्यापार में इतना नुकसान झेल रहा हूँ और तुम्हें कपड़े खरीदने की पड़ी है। अरे, तुम्हारी इस गंदी सोच से तुमने मुझे भी बुरा बना दिया। तुम्हारी बात मानकर मैंने अपने भैया को गलत कह दिया, पिताजी से ऊंची आवाज में बात कर दिया। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, चाहे घर में कुछ भी हो। तुमसे तो अपनी सगी बहन की खुशी भी नहीं देखी गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बहू, अब माफी मांगने से क्या होगा? ये सब ठीक करना तो तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो फिर से इस घर को पहले जैसे बना सकती हो। हाँ ससुर जी, मैं समझ गई। इतना कहकर सब सरला के घर चले जाते हैं। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ और घमंड में आकर आपके बारे में गलत सोचा और विशाल जी के मन में भी आपके ऊपर ईर्ष्या मनोभाव जगाया। मुझे माफ कर देना। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। अरे विशाल, विवेक कभी भी अपने भाई से गुस्सा नहीं करेगा। वो तो तुझसे यह माफी भी नहीं चाहता। हाँ पिताजी, मुझे ये पता है। भैया, ये व्यापार मुझसे नहीं संभाला जा रहा। अरे,
हमसे माफी मत मांगिए। आपने कुछ गलत नहीं किया। छोटे, तुम ऐसा मत कहो। तुमसे सब होगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर सब सिखाऊंगा। यह तो आपकी बड़प्पन है। आप दोनों अभी चलिए हमारे साथ, अपने घर चलेंगे। अरे, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना? हाँ माँ, मैं स्वाति से भी ईर्ष्या करने लगी। वह मुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने में वह हमेशा मुझसे बड़ी रही। मुझे माफ कर देना स्वाति। चलो, सब अपने घर चलते हैं। ऐसे ही सब खुशी खुशी से रहना। ऐसे साथ साथ रहने में जो आनंद मिलता है वो और किसी में भी नहीं।